Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. 12th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी चैप्टर इज़ गोइंग ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और कुछ और डिसऑर्डर्स हैं एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर टुडे। सो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर? लर्निंग डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड विद द डिसऑर्डर इन कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स जब हमें एकेडमिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो अफेक्टेड पर्सन है, ही और शी एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन परसीविंग और प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। परसीविंग होता है रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। ये एबिलिटी इन डिसऑर्डर वाले पर्सनस में नहीं होती है। These disorders appear during early school years. ये जो डिसऑर्डर हैं ये यंग एज में ही दिखाई दे जाते हैं कि पर्सन में ये डिसऑर्डर है और इसकी वजह से लाइफ अफेक्ट होने वाली है। अफेक्टेड चाइल्ड या अफेक्टेड इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं किस किस चीज़ में? बेसिक स्किल्स को लर्न करने में। कैसी बेसिक स्किल्स? लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। ये तो बेसिक स्किल्स है ना, जो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं। तो जो अफेक्टेड चाइल्ड होता है वो इन बेसिक स्किल्स को भी नहीं सीख पाता है। अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज परफॉर्म्स बिलो एवरेज। एक नॉर्मल बच्चे से बहुत कम परफॉर्मेंस होती है इनकी। सो फाइनली वी कैन से दैट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रेफ़र करता है, विच रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जो एवरेज से भी कम फंक्शनिंग करता है। एंड डेफिसिट होता है लैक करना, कमी होना किसी चीज़ की, और कमी होती है एडेप्टिव बिहेवियर लर्निंग। एडेप्टिव बिहेवियर फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, ये चीज़ें जो हम देख देख के सीखते हैं, जैसे कि सेल्फ केयर, अपनी केयर करना, लाइक अपना हाइजीन, अपना क्लीनलीनेस, ब्रश करना, नहाना, ये सेल्फ केयर में आता है। सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स वही सेम कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट। एंड एकेडमिक स्किल्स, ये सारी स्किल्स में ऐसे अफेक्टेड पीपल या अफेक्टेड चिल्ड्रन बहुत पुअर होते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी मेंटल रिटार्डेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में जब इंटेलिजेंस को स्टडी किया था तो अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने जो आईक्यू की थ्योरीज दी थी हमने उसे स्टडी किया था। एक नॉर्मल पर्सन का जो आईक्यू लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 100 एंड मोर देन दैट। तो जिनका आईक्यू 70 से कम होता है उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहा जाता है, मेंटली रिटार्डेशन मानी जाती है। मेंटल रिटार्डेशन में भी आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 to 70 जिनका आईक्यू है उनके अंदर माइल्ड रिटार्डेशन मानी जाती है। 35 to 49 मॉडरेट रिटार्डेशन। 20 to 34 आईक्यू उसमें सीवियर रिटार्डेशन मानी जाती है। एंड बिलो 20 प्रोफाउंड मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस रिटार्डेशन। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस इन द प्रॉब्लम्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ दीज आईक्यू लेवल्स। जहाँ माइल्ड है, जहाँ रिटार्डेशन माइल्ड है, 50 to 70 आईक्यू लेवल है, ऐसे लोग, ऐसे अफेक्टेड चिल्ड्रन, दे आर एबल टू लर्न सेल्फ हेल्प स्किल्स मीन्स अपने हेल्प स्किल्स, अपने लिए जो काम करने होते हैं, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, ये सारे बेसिक काम ये लोग कर पाते हैं जिनमें 50 to 70 का आईक्यू है। जिनमें 35 to 49 है ये सेल्फ हेल्प अपने आप से नहीं सीखते हैं, लेकिन अगर हम इनको सिखाएं, इनके साथ थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो बार बार सिखाने से ये उस सेल्फ हेल्प को कुछ हद तक सीख जाते हैं। और जिनमें सीवियर होता है मेंटल रिटार्डेशन, उनमें कुछ पार्शियल स्किल्स होती हैं कि लाइक उन्हें शायद नहाना आ जाएगा लेकिन कपड़े पहनने नहीं आएंगे, अपने शूज़ के लेसेस बांधने नहीं आएंगे। तो कुछ स्किल्स इन्हें आती हैं और वो भी, लेकिन वो कुछ स्किल्स के लिए भी बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सिखाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। एंड जहाँ पे प्रोफाउंड रिटार्डेशन है वहाँ पे कोई स्किल नहीं होती है, वो सेल्फ हेल्प भी नहीं कर सकते, वो अपने काम भी नहीं कर सकते हैं, अपने कामों के लिए भी वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। नाउ स्पीच एंड रिसेप्शन पे बात करेंगे हम। जिनमें माइल्ड रिटार्डेशन है उनका रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव होते हैं वो कम्युनिकेशन में। रिसेप्टिव मीन्स वो अच्छे से सुन भी लेते हैं और अगर उन्हें कोई बात कहनी है तो वो उसे कह भी लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे जो मॉडरेट है, मॉडरेट में उनको स्पीच प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बोल देते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं और कुछ हेल्प लेनी पड़ती है सराउंडिंग पीपल से। अगर सराउंडिंग पीपल कोऑपरेटिव हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ चीज़ें बोल पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। सीवियर रिटार्डेशन में बहुत रिसेप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, कम सुनते हैं वो और रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, और एक्सप्रेशन तो नेचुरली उनका बहुत पुअर होता है। यहाँ पे भी रिसेप्शन बिल्कुल ज़ीरो और एक्सप्रेशन भी ज़ीरो होता है। एकेडमिकली जो माइल्ड रिटार्डेशन के केसेस हैं वो 3rd से लेकर 6th ग्रेड तक का एजुकेशन फिर भी रिसीव कर लेते हैं, कुछ कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक वो 90% पे वर्क कर लेते हैं, बट एटलीस्ट वो पढ़ पाते हैं 6th ग्रेड तक। और जो यहाँ है मॉडरेट रिटार्डेशन में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ 1st या 2nd क्लास तक ही पढ़ पाते हैं, और जो सीवियर है और जो प्रोफाउंड है उनमें कोई एकेडमिक स्किल्स नहीं होती है, क्योंकि उनका, आपको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि रिसेप्शन ही बहुत पुअर है। तो वो जब किसी चीज़ को सुन नहीं रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एकेडमिक स्किल तो डेवलप हो ही नहीं सकता। 50 to 70 माइल्ड रिटार्डेशन में फ्रेंड्स कैपेबिलिटी होती है, ये फ्रेंड्स बना लेते हैं, सराउंडिंग पीपल अगर कोऑपरेटिव हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। और यहाँ इस मॉडरेट रिटार्डेशन में दे फेस डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, और यहाँ तो कोई सोशल इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है सीवियर एंड प्रोफाउंड केस में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। अगर हम इनके एम्प्लॉयमेंट और वोकेशनल स्किल्स की बात करें तो इनको कुछ अनस्किल्ड वर्क दिया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा काम ये कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्किल वाला काम ये नहीं कर सकते। मॉडरेट रिटार्डेशन में अगर हमने वर्क दे भी दिया तो उनको कांस्टेंट सुपरवाइज़ करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली बार बार उनको देखना पड़ता है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और एक बार काम सिखाने के बाद इनको इंस्ट्रक्शंस भी बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, और इनको सिखाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे सीवियर रिटार्डेशन और मेंटल रिटार्डेशन में तो बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी की बात को समझ सकते हैं और ना ही वो अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। मैरिटल लाइफ में जो ये माइल्ड रिटार्डेशन केसेस हैं, दे यूजुअली मैरी, अगर उन्हें अपने जैसा कोई मैच मिल जाता है, एंड मॉडरेट केस में दे डोंट मैरी, एंड सीवियर और प्रोफाउंड में मैरिज पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द communication skills and they can't interact with each other, they don't understand the meaning of marriage, so that is not possible here. Now after this we will discuss eating disorder. ये भी हमने डिस्कस किया था एडोलेसेंस में, कि जो एडोलेसेंस एज होती है वो अपनी लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अपने खाने के साथ लेके बहुत गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं वो खाना अपना बिल्कुल बिल्कुल कम कर देते हैं, फैट्स नहीं लेना चाहते हैं, वो ज़रा सा भी अपना वेट इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, कई कई दिनों की फास्टिंग पे रहते हैं। तो इससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉडी बिल्कुल स्केलेटन जैसी दिखने लग जाती है। और उसके बाद अगर वो खाना भी चाहें तो फिर उनकी बॉडी उस खाने को रिजेक्ट कर देती है, बॉडी उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है भूखा रहने के लिए। एंड सेकेंड प्रॉब्लम होती है बुलीमिया और यू कैन से बिंज ईटिंग, जिसमें पेशेंट डिप्रेशन में एंड अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है अपनी सिचुएशन को, वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, इतना ज़्यादा कि उसको बहुत तरीके की हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। कई बार तो रेक्टम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी इतना खाना अपने अंदर रख नहीं पाती है, तो बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। so many kind of problems occur here also. नेक्स्ट है एडिक्टिव डिसऑर्डर। एडिक्टिव डिसऑर्डर का ही एक पार्ट हम स्टडी करेंगे, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्टिव डिसऑर्डर, एनी एडिक्शन टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एडिक्शन कॉजेज एडिक्टिव डिसऑर्डर, वो आपके अंदर एडिक्टिव डिसऑर्डर को कॉज करता है, क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड चीज़ें खाने की हैबिट ही बैड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सेसिव इनटेक कर रहा है हाई कैलोरी फूड इज़ गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन अगर हम उसको एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दैट विल रिजल्ट इन एक्सट्रीम ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, एंड मोटापे के साथ बहुत सारी डिसीजेज जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड सो मैनी अदर डिसीजेज। आपकी
किडनी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है इतना हाई कैलोरी फूड लेने से। नेक्स्ट है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू मैलएडेप्टिव बिहेवियर, जो मैलएडेप्टिव बिहेवियर होगा रिजल्टिंग फ्रॉम रेगुलर एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लेने से जो बिहेवियर में डिसऑर्डर आते हैं उसे कहते हैं सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। अब किस तरीके के सब्सटेंस, लाइक एल्कोहल, हेरोइन एंड कोकेन, ये सारे ड्रग्स के नेम आपने सुने होंगे, जिनको साइको एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालते हैं, हमारे माइंड पे इफेक्ट करते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न पे इफेक्ट डाल देते हैं, हमें मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, इसलिए इन सभी सब्सटेंस को साइको एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं। नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलरेंस। यहाँ पे टॉलरेंस पॉजिटिव सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कभी 1 ग्राम ड्रग लिया तो उसको कुछ इफ़ेक्ट मिला उसकी बॉडी में, अब उसने 2-3 डेज़ फिर 1 ग्राम ही लिया, लेकिन क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद वो 1 ग्राम से उसको वो सेम इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, फिर वो क्या करेगा, वो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा, फिर वो 2 ग्राम पे जाएगा, 3 ग्राम पे जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बॉडी टॉलरेट हो गई है। अब वो बॉडी को 1 ग्राम से 2 ग्राम से इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, बॉडी उसके लिए यूज्ड टू हो गई है। सेकेंड सिम्टम होता है विड्रॉल। अगर ऐसे पेशेंट को, ऐसे अफेक्टेड और एडिक्टेड पर्सन को हम ये देना बंद कर दें ड्रग्स, या उसका ड्रग सप्लाई स्टॉप कर दें, तो दे फील इरिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट, वायलेंट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको स्टमक पेन, हार्ट पेन, मतलब ऐसे शो करते हैं कि उन्हें अभी कुछ हो जाएगा बस, मीन्स दे कांट स्टॉप टेकिंग द ड्रग्स। थर्ड है कंपल्सिव ड्रग टेकिंग, जहाँ पे एडिक्शन प्रोफाउंड हो गया, यहाँ पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया कि अब अगर पेशेंट उसे छोड़ना भी चाहता है तो वो उस ड्रग्स को छोड़ नहीं पाता है, वो उसके लिए एक कंपल्शन बन जाती है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस टेकिंग? रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इतने मूड डिसऑर्डर हो जाएंगे, आप कभी किसी के चिल्ला रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, तो नेचुरली सबसे पहले क्या अफेक्ट हुआ? सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हो गया। देन क्योंकि ये साइको एक्टिव सब्सटेंस है, ये हमारी साइकोलॉजी पे, मूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो थिंकिंग प्रोसेस पूरे का पूरा चेंज हो गया एंड मेमोरी लॉस होने लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग्स के इफ़ेक्ट में पर्सन अनकॉन्शियस स्टेज में ही रहता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग्स पे, किडनीज पे, लीवर पे इफ़ेक्ट हो जाता है इन मेडिसिन्स का, इन ड्रग्स का। अब क्योंकि सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, सारा जॉब प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो पर्सन विल गो इन डिप्रेशन, और वो छोड़ना भी चाहे उस मेडिसिन को तो छोड़ नहीं पाता है, तो वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। प्लस स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सारा दिन अनकॉन्शियस स्टेज में रह रहे हैं, सारा दिन फटीग में रहते हैं। फटीग कैसी है? ये लैक ऑफ मोटिवेशन वाला फटीग है, काम करने से फटीग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई काम तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन है कि वो अपने आप को सारा दिन टायर्ड फील करते हैं। तो सब्सटेंस लेने से ये सारी प्रॉब्लम्स पर्सन की लाइफ में आती है और ये सारे डिसऑर्डर्स अकर होते हैं। So students, in this chapter we have studied all the psychological disorder like anxiety, dissociative, depressive disorder, mental retardation, developmental disorder, eating disorder, then substance related disorders. We have done each and every topic of this chapter, and in the next chapter we will study therapeutic approaches. अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स तो हमने पढ़ ली कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिसऑर्डर है, अब इन डिसऑर्डर को ट्रीट करने का भी तो कोई वे होगा ना, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कैसे इन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, क्या थेरेपीज़ देते हैं, वो सारा अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।